और खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की कुल तादाद 34 हो गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और सफर में आसानी पर तवज्जो दे रही है, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि सफर में कम वक्त से कम लगे। ये 9 ट्रेनें 11 रियासतों राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मगरबी बंगाल, केरला, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में तेज तर राब्ता फराहम करेंगी। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गुज़श्ता 9 सालों में पीएम मोदी ने रेलवे के निज़ाम को गैर मामूली तौर पर तब्दील किया है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है। ये वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वंदे भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इससे अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। मुझे खुशी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने उद्देश्य को बखूबी पूरा कर रही है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है जो सफर का समय कम से कम रखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इतवार को 105वें रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि G20 इजलास कामयाब तरीके से मुनक्किद होने पर हर भारतीयों की खुशी दोबाला हुई है। इसी बीच पीएम मोदी ने 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे का जिक्र किया। पीएम मोदी के मुताबिक शोबे सयाहत में ही रोजगार के बेतहाशा मौके हैं। बहुत बड़ा पहलू। मेरे परिवारजनों, आज से 2 दिन बाद 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है।
साथियों, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए। वो यहाँ की विविधता, अलग अलग परंपराएं, भांति भांति का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए। यहाँ आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं, उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा। नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी वकला कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 3 नए फौजदारी कवानीन के बारे में बात की और आज के वक्त में उनकी मुताबिकत की वजाहत की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि चाहे ये GST हो या बैंकरप्सी लॉ, इनमें जो तब्दीलियां की जा रही हैं वो उन गलतियों की वजह से है जो उनके नफाज के बाद सामने आई। किसी भी हुकूमत या कानून साज इदारे के लिए इसे कबूल करना मुश्किल है। कवानीन बनाने का मकसद एक हमवार निज़ाम कायम करना है, न कि कानून साजों की बालादस्ती कायम करना। एक प्रकार से हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण समय पर आयोजित की गई है। मैं ऐसा कहूंगा कि बहुत उचित समय पर आयोजित की गई, क्योंकि यही वर्ष है जब हमारे संविधान को 75 साल पूरे होने वाले हैं। उस समय पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। यही वर्ष है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हमारे मुख्य 3 कानून, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, वो तीनों कानून को भारत की संसद आमूल चूर परिवर्तन कर कर रिलेवेंट बनाने जा रही है। वही ये वर्ष है। और विमेन लेड डेवलपमेंट की जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 के माध्यम से समग्र दुनिया के सामने कल्पना रखी, उसको सार्थक करने के लिए भारत ने शुरुआत की है 33% महिलाओं की हिस्सेदारी कानून बनाने की प्रक्रिया में, हमारी विधानसभाओं में और हमारी लोकसभा के अंदर सुनिश्चित करने का कानून भी अभी अभी हमारे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है। और उसी वक्त दुनिया को परेशान करने वाले इश्यू, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे नार्को टेरर लिंक हो, ये सारे इश्यू में आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। न्याय ही है जो बैलेंस करने वाली ताकत है। और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको एक प्रकार से अलग रखने का निर्णय किया है। बहुत सुविचारित निर्णय है, बहुत योग्य निर्णय है। न्याय और हर प्रकार की शक्ति का संतुलन बहुत आवश्यक है, तभी जाकर न्यायपूर्ण समाज की रचना हो सकती है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इतवार को ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट BCI का दौरा किया। उन्होंने पहली MotoGP भारत बाइक रेसिंग में शिरकत की और कहा कि उत्तर प्रदेश में खेलों की सरगर्मियों की बहुत ज्यादा सलाहियत है। उन्होंने मजीद कहा कि रेसिंग इवेंट रियासत यूपी में आलमी ऑटोमोबाइल सरमायाकारी लाएगा, जिससे वो हिंदुस्तान में सरमायाकारी के मरकज के तौर पर तरक्की दे रहे हैं। CM योगी MotoGP की अहम दौड़ से पहले बिजनेस कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफलतम रैंकिंग के बाद आज प्रदेश ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि कोई भी निवेशक जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश कर रहा है, उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी MOU को प्रदेश सरकार निवेश सारथी के माध्यम से मॉनिटरिंग करती है और उसके क्रियान्वयन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाती है। सिंगल विंडो की सुविधा उत्तर प्रदेश अपने हर निवेशक को उपलब्ध करा रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर यह अपने आप में सबसे बड़ा निवेश मित्र पोर्टल है। यह 400 से अधिक सेवाओं को
एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाने का, जहां तेजी के साथ निवेशकों की समस्याओं के समाधान करने का एक प्लेटफॉर्म बना है, वहीं साथ ही साथ निवेश करने वाले हर एक निवेशक के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव पोर्टल का विकास करके किसी भी प्रकार के इंसेंटिव के लिए भी किसी भी निवेशक को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। और निवेश के लिए प्रदेश सरकार ने अलग अलग सेक्टर की 25 ऐसी सेक्टोरियल पॉलिसीज अपनी बना करके प्रदेश के अंदर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। फेरों के लिए खड़े हो। विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र। दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार कर रही है खत्म। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्य अपनी बात से पलटे, सबसे बड़े पलटू राम जयराम ठाकुर हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुखो सरकार पर लगाया आरोप। कहा, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोकसभा में पास हुआ नारी वंदन अधिनियम। हिमाचल में महिलाओं ने जताई खुशी। पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल को बताया ऐतिहासिक। शिमला में प्रदेश भाजपा 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में कही है ये बात। उन्होंने कहा कि प्रदेश देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि बीजेपी हुकूमत कश्मीर की मेवा सनत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से अमेरिकन सेब पर ड्यूटी कम करने से कश्मीर की मईशत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा में मीडिया के साथ बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि कश्मीर की मईशत में मेवा सनत का काफी अहम रोल है, ताहम कुछ बरसों से इस सनत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेवे की सनत है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है उसकी कोशिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। अगर आपको याद होगा, पिछले साल कई दिन तक हमारी जो ट्रक भरी थी मेवे से, वो उसको रास्ते में रोका गया, नेशनल हाईवे पे रोका गया। और अब अमेरिकन एप्पल को जो उस पर ड्यूटी ख़त्म करके जो उसको लाया गया, यानी उसकी कीमत कम होगी। उसकी कीमत इसलिए कम है अमेरिकन एप्पल की क्योंकि उनको जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स वहाँ बहुत कम सब्सिडी पे मिलते हैं। अच्छी वारियो द्रोग मिला, मतलब हमारे जो सब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, वो बहुत महंगे मिलते हैं। इसलिए हमारी सेब की कीमत, उससे क्वालिटी भी बेहतर होती है और कीमत भी ज़्यादा होती है। जेकेपीसीसी के सरबराह वक़ार रसूल वानी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने आइन की 74वीं तरमीम के मुताबिक पंचायतों की तर्ज पर रियासती इलेक्शन कमीशन की निगरानी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और दीगर अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखे खत में कमीशन की निगरानी और कंट्रोल के बगैर यूएलबी इंतखाबात कराने के तरीक़ेकार पर एतराज़ जाहिर किया। अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में यूएलबी के इलेक्शन करवाने जा रही है। उसके लिए प्रक्रिया भी शुरू की गई है। लेकिन इसी बीच पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें खासकर कांग्रेस है, उन्होंने एक नया मुद्दा उठाया है। और ये मुद्दा है कि अगर यूएलबी के इलेक्शन करवाने हैं तो इनका कहना है कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर, उनके सुपरविजन के अंडर होना चाहिए ये इलेक्शंस। लेकिन अभी की जो अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार यूएलबी के जो इलेक्शंस हैं वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर करवाना चाह रही है। तो इसके लिए जो कांग्रेस है खासकर, उन्होंने कल एक चिट्ठी भी लिखी है एलजी को और ये इंटरव्यू मांगा है उनसे और कहा है कि इस पर गौर किया जाए। आखिर क्या वजह है, क्यों ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के ही अंडर ये यूएलबी के इलेक्शन, म्यूनिसिपल
बॉडीज़ के इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इस पर बात करने के लिए रविंदर शर्मा, ये चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और फॉर्मर एमएलसी भी है। रविंदर जी, आप क्यों ये मांग कर रहे हैं कि यूएलबी के जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगे? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में अब 5 अगस्त 2019 के बाद लागू है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान कहता है कि भाई ये इलेक्शन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के अंडर होना चाहिए, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन बना भी है, लेकिन उसको इख्तियार सिर्फ पंचायतों का है। पंचायत राज निज़ाम में 2 किस्म की पंचायत आती हैं, एक जो देहात में होती हैं और एक जो शहरों में होती हैं। इनको अर्बन लोकल बॉडीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़ कहते हैं। संविधान की सेक्शन अमेंडमेंट 74 जिसको संविधान के आर्टिकल 243(ZA) में शामिल किया गया है, लिखा है कि तमाम म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया होंगे। अब तो कोई बहाना नहीं है, और जो पार्टी सरकार चला रही है वो सरकार रोज़ यह कहती है कि हमने एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक कानून लगा दिया। वो कानून की धज्जियां उड़ा रही है, कानून की उल्लंघना हो रही है। तो हमने ये मामला उठाया जब हमने देखा कि भाई पंचायतों का इलेक्शन तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा, निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन शहरों का इलेक्शन जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करेगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सीईओ की निगरानी में होने वाले यूएलबी इलेक्शन में धांधली की कोशिश कर सकती है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियां आइंदा इंतखाबात हारने के खौफ से बेबुनियाद इल्जामात लगा रही हैं। आने वाले दिनों में म्यूनिसिपल पोल्स होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन इसी बीच अपोजिशन पार्टी जो है वो उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विकार रसूल वानी, उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को एक लेटर लिखी है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो आने वाले यूएलबी के इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होनी चाहिए, न कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर। तो इस पर कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जो यूटी का प्रावधान है, जो यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होना चाहिए। वो लद्दाख की भी रेफरेंस दे रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता। गुप्ता साहब, कांग्रेस ने लेटर लिखी है और कह रही है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर नहीं बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर यूएलबी के इलेक्शंस होने चाहिए। उनका ये कहना है कि उनको लग रहा है कि उसमें गड़बड़ हो सकती है अगर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर, क्योंकि नौकरशाही हैवी हो जाएगी, गठजोड़ होगा और उनको बीजेपी को उससे फ़ायदा होगा। ये बीजेपी की एक साजिश। देखिए, कांग्रेस अपनी कारकर्दगी से जो लगातार उसने जम्मू कश्मीर के साथ किया है, अपनी पहले से ही इनकी जो कांग्रेस आपस में विभाजन हो चुका है। इनके बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद अलग जा चुके हैं, इलेक्शन में जाने से डरते हैं, कोरोना काल में कहीं नज़र नहीं आए। उसके बाद भी जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है वो उन पर हावी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस का डरना स्वाभाविक है। अब नए नए बहाने ढूंढना इन्होंने शुरू किया है, तो ये भी जो चिट्ठी लिखी गई है ये भी उसी का हिस्सा है। आपको लगता है कि कांग्रेस की जो डिमांड है उसमें कोई, क्योंकि उनको फियर लग रहा है कि कोई गठजोड़ होगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर, अगर इलेक्शन होते हैं तो अफसरों के साथ गठजोड़ करके बीजेपी फायदा होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। जो भी कमीशन है या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो अपना दायित्व निभाते हैं। आजकल इतनी ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शन में, सभी या तो कांग्रेस के पास पोलिंग एजेंट नहीं है। जब पोलिंग एजेंट सामने बैठे होते हैं तो कोई भी पार्टी, और एक पार्टी का नहीं होता है, जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके इलेक्शन एजेंट वहाँ पर रहते हैं। जम्मू कश्मीर कोई दूसरी स्टेट्स की तरह नहीं है जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का भी ठीक है। तो मुझे लगता है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हल्का इंतखाब डीएचपुरा के अवेल नूराबाद इलाके में एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सीनियर लीडर साबिक वजीर सकीना अतू ने वर्करों से खिताब किया। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए वर्करों से कहा कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार रहें। सकीना अतू ने अवामी मसाइल और बढ़ती हुई महंगाई पर भी तशवीश का इजहार किया।
रवां साल वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जहां पुलवामा में भी मौसमी तब्दीली से सेब की क्वालिटी कुछ हद तक मुतासर हुई है, ताहम वहीं पुलवामा की फ्रूट मंडी में रवां साल सेब की कीमत काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। रवां साल गुज़श्ता 2 माह से बारिशें न होने के खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके मुज़र असरात मुख्तलिफ फसलों पर मुरतब हुए हैं। पुलवामा में इस बार सेब की पैदावार काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बदलते मौसमी हालात से सेब पर रंग आने में ताख़ीर हो रही है, जिसकी वजह से काश्तकारों में तशवीश पाई जा रही है। इंशाल्लाह उम्मीद से परसों मुताबिक अगर परसों रेट निमो तेल दोगुना रेट आज चलान। आज माल का मार्केट है 1100-1200 और जो लो बैलेट का माल है उसका मार्केट है 800 से लेके 600 से लेके 1000 रुपये तक। पिछले साल के मुकाबले में इस साल मार्केट बहुत अच्छा है, पर साथ साथ में ग्रोवर से ये भी इल्जा करता हूँ कि वो ग्रेडिंग पे खास तौर तवज्जो दें, क्योंकि माल में थोड़ी शिकायतें आ रही है और फिर ग्रोवर्स कहते हैं कि हमें रेट नहीं मिली। असल वजह यही होती है कि उनमें ग्रेडिंग सही नहीं होती है। दुनिया भर में मशहूर शोरे आफाक सियाती मकाम गुलमर्ग के अफरूट की चोटी पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई। अगरचे हल्की बर्फबारी हुई, ताहम ये पहली बर्फ शोबे सेहत से वाबस्ता लोगों और सयाहों के लिए मजीद खुशियां लाएगी। गुलमर्ग में मौजूद सयाहों ने बर्फ देखकर इंतहाई खुशी का इजहार किया। उधर गुलमर्ग में सेहत से जुड़े लोगों ने इस पहली बर्फबारी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गुलमर्ग में ज्यादातर सयाह बर्फबारी देखने आते हैं। आज उन्हें यकीन है कि अब ज्यादा सयाह गुलमर्ग आएंगे। तो पहली स्नोफॉल हुई है गुलमर्ग माउंटेन के ऊपर, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हमारा टूरिज्म, विंटर टूरिज्म जो हमारा है, इससे बहुत ज़्यादा विंटर टूरिज्म हमारा बढ़ता है। नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं स्कीइंग के लिए। आपको पता है पहली बर्फ़ देख के यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट थे बहुत खुश हुए। सेकंड, हमारे जो लोकल लोग थे, काम करने वाले, जो स्कीइंग वाले हैं, स्लेज वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर है कि स्नो बाइक वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर है बर्फ़ पड़ने से, क्योंकि बर्फ़ पड़ने से यहाँ पे तकरीबन 30,000 लोगों की कमाई जो है वो सिर्फ बर्फ़ से होती है। आपको पता है यहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग भी होती है हमारी। निशात श्रीनगर के एक एसएमसी कारपोरेटर आकिब अहमद रिंजू को गिरफ्तार किया गया है। जिनसी तौर पर हिरासा करने, तौहीन-आमेज सलूक और ताक़ुब करने का आकिब पर इल्जाम है। इस मामले में मुतासरा ने कई सबूत पेश किए। आरएम बाग में इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया और इस मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। बडगाम के मागाम पुलिस ने 2 दिन के अंदर चोरी करने वाले गैंग पर पर्दाफाश किया। लाखों रुपए का चोरी शुदा अमलाक बरामद किया। वाज़ेह के पुलिस स्टेशन मागाम की एमबी ट्रेडर्स के मालिक की तरफ से एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई कि 20 सितंबर की दरमियानी रात कुछ चोरों ने अग्रिकला मागाम में वाक़े इसके दफ्तर में घुसकर सिगरेट के डिब्बे चुरा लिए, जिसकी मालियत 5 लाख रुपए है। इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 105वीं मन की बात प्रोग्राम को आज टाउन हॉल पामपुर में सुना गया। यह प्रोग्राम बीजेपी पुलवामा की जानिब से मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, जिला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट, मोहम्मद आसिफ गनाई, वाइस प्रेसिडेंट पुलवामा डीडीसी मेंबर अवतार सिंह और म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मलिक याकूब के अलावा पार्टी वर्करों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने बताया कि बीजेपी वादी में मजबूत हो रही है और आने वाले इलेक्शन में वो हर इलाके से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। मोदी जी ने जो कहा है कि न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा, मोदी जी ने जो कहा है कि ये मेरी सरकार जो है ये गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, माताओं बहनों की सरकार है, उसने वो करके दिखाया है। ऐसे मोदी जी आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर जो आज मोदी जी का स्थान बना है, उस स्थान को देखते हुए आज मोदी जी की मन की बात यहाँ सब लोगों ने इकट्ठी सुनी है। ये बड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।